हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजलाल साव। आज हम इस कालखंड में क्वांटम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व कालखंड में आपने परमाणु के संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां थीं, जैसे उसमें कक्षा एवं कक्षक आदि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त कर लिए हैं। आइए हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परमाणु संरचना एवं रासायनिक आबंधन चैप्टर में परमाणु संरचना टॉपिक से संबंधित हमारा मुख्य यहाँ पर टॉपिक है अभी क्वांटम संख्याएं। इसके बारे में आज हम इस कालखंड में अध्ययन करेंगे। क्वांटम संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो क्वांटम संख्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन परिभाषा के तौर पर समझें। ऐसे तो हमने कक्षा 11वीं में भी रासायनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने इसके बारे में समझ चुके हैं। पुनः हम इसके बारे में आज कक्षा 12वीं में भी इसको अध्ययन करेंगे। तो क्वांटम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको मैं यहाँ पर शब्दों में लिख रहा हूँ। वे संख्याएं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उन संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहती हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण जानकारी। अब कौन कौन सी संपूर्ण जानकारी है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यतः यहाँ पर संपूर्ण जानकारी के अंतर्गत देखें अपन इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की चक्रण, ऐसे और कई जानकारियां हैं जिसको अपन संक्षिप्त में भी लिख रहे हैं। अपन इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्षकों में उनका अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन की चक्रण और आदि ऐसे ढेर सारे हम अभी जानकारी एक एक करके हम यहाँ पर समझते चले जाएंगे इसमें। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि क्वांटम संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त करनी है, तो कुछ अंक मिलेंगे हमको। यहाँ पर संख्या साफ साफ लिखा हुआ है, संख्याएं, कुछ संख्याएं हमको प्राप्त होने। उसी संख्या के आधार पर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो ढेर सारी जानकारियाँ हैं उसके द्वारा हम हासिल करेंगे। जैसे हम सामान्य शब्द में देखते हैं कोड वर्ड लिखा होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार का अंक है, वो उस अंक की सहायता से हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला अपन देखते हैं मुख्यतः इनके प्रकार। तो प्रकार में 4 प्रकार के होते हैं क्वांटम संख्याएं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे अपन अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और इसको अंग्रेजी के स्मॉल n के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा क्वांटम संख्या का नाम है द्विगंशी। द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसी को हम दूसरे शब्द में कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, इसे अंग्रेजी में हम स्मॉल एल के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे अंग्रेजी में हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं।
तृतीय प्रकार का या तीसरे प्रकार का जो क्वांटम संख्या है उसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम अंग्रेजी के स्मॉल m के संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसीलिए यहाँ पर स्मॉल m से व्यक्त किया गया है। और चौथा और अंतिम प्रकार का जो क्वांटम संख्या है उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसके लिए स्मॉल s संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पुनः अपन एक बार और समझ लें, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल n के द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्विगंशिक क्वांटम संख्या जिसे हम स्मॉल l अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल m अक्षर के द्वारा अपन इसको व्यक्त करते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम स्मॉल s अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हम इन चारों क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन की पहचान बताएंगे। हम वहाँ तक किस इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है इसको हम साफ साफ तौर पर हम समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से होंगे, आइए हम एक एक के बारे में इसको समझने का प्रयास करेंगे इसमें। तो जैसे हम सामान्य शब्द में और कहें, किसी व्यक्ति का हमें जब एड्रेस मिलता है, पता, चिट्ठी आती है, तो उसमें नाम रहता है। नाम के अलावा उसमें और खास 4 चीज़ें होती हैं। वह किस नगर या शहर का नाम है या कौन से शहर या नगर में रहता है उसका नाम रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से उस शहर या नगर को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन के शहर या नगर है उसका यहाँ पर है मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद देखते हैं अपन उस शहर के कौन से मोहल्ले में रहता है। तो जो दूसरा शब्द यहाँ पर मोहल्ला, वो है द्विगंशिक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद उस मोहल्ले में हम देखते हैं कौन से गली में रहता है। तो तीसरा जो गली है हमारे व्यक्ति के लिए, वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। और अंत में हमारे व्यक्ति के लिए मकान नंबर रहता है। तो उस मकान नंबर के जगह में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए वह उसका चक्रण क्वांटम संख्या होता है। तो इसको पुनः एक बार ऐसे सही ढंग से अपन लिखने का प्रयास करें। तो प्रकार है ही है, जैसे व्यक्ति के लिए शहर या नगर कोई हो सकता है, उसको व्यक्त करता है। जैसे व्यक्ति के शहर नगर से जो संबंध है इलेक्ट्रॉन का मुख्य क्वांटम संख्या संबंध है। उसी प्रकार से दूसरा जो क्वांटम संख्या है जिसे हम द्विगंशिक क्वांटम संख्या कहते हैं, जैसे व्यक्ति के लिए मोहल्ला है या मोहल्ला भी लिखते हैं, तो ये मोहल्ला या मोहल्ला ये द्विगंशिक क्वांटम संख्या वैसा ही इलेक्ट्रॉन के लिए है। और तीसरा प्रकार का जो क्वांटम संख्या है जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, जैसे व्यक्ति के लिए उसके मोहल्ले के बाद हम चलते हैं इसमें तो गली रहता है, तो उसी का संबंध यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या है, गली। और आखिरी में व्यक्ति के लिए जो मकान नंबर रहता है, मकान नंबर, वैसा ही इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या है। अब इसी को हम समझने का प्रयास करें कि दिए गए चारों क्वांटम संख्या से हमको और कौन कौन सी मुख्य बातों की जानकारी प्राप्त होती है। एक एक के बारे में हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम अपन इसमें अध्ययन करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। इसे अपन अंग्रेजी के स्मॉल n के द्वारा व्यक्त करते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो पहला चले अपन मुख्य क्वांटम संख्या से हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ जानकारियाँ। कौन कौन सी जानकारियाँ देखें अपन। पहला, हमने पूर्व कालखंड में समझ चुके हैं कि एक परमाणु की जो बनावट होती है उसमें एक नाभिक होते हैं। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से एक वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिसे हम कोश कहते हैं, या इसी को हम कक्षा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में यहाँ पर सेल, SHELL, या इसी को अपन ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा। तो ऐसे अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग कक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक कक्षा तो होगा ही होगा। ये जैसे मान लो एक कक्षा है, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ऐसे और चलेंगे तो अपन ये चौथी कक्षा या कोष होते जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जिसमें जितना कोष होंगे उतने हम बना सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कोष तो होगा ही होगा। अब देखिए, इसको बोर ने क्या कहा था, प्रथम कोष, जिसको कहते हैं के कोष अंग्रेजी के। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लिख जा रहा हूँ के कोष, अर्थात ये प्रथम कोष हो गया। दूसरा कोष को बोर ने एल कोष कहा है, कैपिटल एल के द्वारा। एल कोष अर्थात द्वितीय कोष। तीसरा कोष को अंग्रेजी में कैपिटल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। ये बोर की अवधारणा है। तीसरा है एम कोष। सेम इसी प्रकार से तृतीय कोष, और चौथा कोष को कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है। एन कोष अर्थात चतुर्थ कोष। तो अभी हम वर्तमान में मुख्य क्वांटम संख्या समझ रहे हैं। बोर ने नाम दिया है के, एल, एम, एन, और आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम से ओ, पी, क्यू अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त किए जाएंगे। अब हमको यहाँ पर अभी जो समझना है, मुख्य क्वांटम संख्या में जो के कोष कहते हैं, जिसको प्रथम कोष कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर एन बराबर अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या बराबर 1 होता है। पहला कोष, इसी को यहाँ पर मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, के कोष मान्य हो गया एन बराबर प्रथम कोष। एल कोष जिसको कहा जा रहा है यहाँ पर अर्थात दूसरा कोष, इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि दूसरा कोष में है तो उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान अर्थात एन का मान 2 होता है। यदि इलेक्ट्रॉन तीसरा कोष में है, जिसको अपन यहाँ पर बोर के द्वारा समझें तो एम कोष कहते हैं, कैपिटल एम। यदि इलेक्ट्रॉन तीसरा कोष में है तो इसके लिए यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान अर्थात एन का मान 3 होगा। इलेक्ट्रॉन यदि चौथे कोष में है, जिसे यहाँ पर एन कोष कहा गया है अर्थात चौथा कोष, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है तो एन बराबर 4। ऐसे क्रम से हम और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे पास जितने परमाणु होंगे, जितने कोष होंगे, उसी के क्रम से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं के द्वारा इसको व्यक्त किया जाएगा। तो संक्षिप्त में समझ सकते हैं, यदि n का मान कहा जाएगा n बराबर 2 है, इसका आशय होगा इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में उपस्थित हैं। यदि मैं n बराबर 4 कहूँ, इसका आशय होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है चौथे कोष, जिसको बोर ने कैपिटल एन कोष कहा है, वहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम इस संख्या की सहायता से सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है। संक्षिप्त में कहें तो पहला जानकारी क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन किस कोष में है या कौन से कोष में है, प्रथम कोष में है कि द्वितीय कोष में कि तृतीय कोष में या चतुर्थ या और अन्य कोष में है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। तो मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ यहाँ पर जानकारी नंबर 1। क्या जानकारी प्राप्त हुआ, इसके सार से समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, कौन से कोष में उपस्थित है।
ये सारे गरीबी शब्द में कहें तो इस प्रकार से होगा। अब इस प्रकार से कौन से कोष में, तो इसके लिए हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ऐसा और आगे क्रमशः बढ़ते जाएगा। और संक्षिप्त में समझ सकते हैं, यहाँ पर n का जो मान है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 4 ऐसा, और आगे कोष के लिए इस प्रकार से क्रमशः बढ़ते जाएंगे, 5 6 7 आगे जितने अभी तक। तो ऐसे वर्तमान में जितने परमाणु ज्ञात हैं उसमें 7 कोष तक प्राप्त हैं, उसका अभी आगे तक प्राप्त नहीं हुए हैं, और आगे होंगे तो उसके लिए और इसी प्रकार से क्रमशः बढ़ते जाएंगे इसमें। तो अभी फिलहाल हम समझें n का मान 1 2 3 4 आदि संख्या होती हैं, इसमें न तो दशमलव वाला है न जीरो है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि शून्य होगा इसका मतलब कोई भी कोष नहीं है, और कोई भी कोष नहीं हो सकता तो केवल नाभिक बचेगा, और केवल नाभिक से परमाणु नहीं बनता, क्योंकि परमाणु में 2 चीज़ें मुख्य हैं, एक नाभिक होते हैं और दूसरे कोष होते हैं। तो बिना कोष के परमाणु नहीं बने, इसलिए इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक गौर करने की बात है इसमें। तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगे, और हमेशा इस प्रकार से 1 2 3 4 एक संख्या के द्वारा इसको व्यक्त किया जाएगा इसमें। तो पहला जानकारी मिला अपन को, इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, इसकी हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। अब आगे दूसरा प्रकार की जानकारी क्या होगी, इसके बारे में समझें इसमें। दूसरी जानकारी, हमको ये जानकारी मिलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में है जिसको अपन n बराबर 1 समझते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में अर्थात n बराबर 2 हो, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नाभिक से दूरी पर होगा, दूसरे वाले का। ऐसे और क्रम से बढ़ते आएंगे, तो नाभिक से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ते आएंगी, अर्थात कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसे उदाहरण के लिए पहला कोष में इलेक्ट्रॉन है अर्थात n बराबर 1 है, और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन है अर्थात n बराबर 2 है, तो नाभिक से ज़्यादा दूरी क्रमशः इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। ये नज़दीक में होगा, उससे और दूरी पर होगा, और तीसरा कोष वाला और दूरी पर होगा, चौथे कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी नाभिक से दूरी और बढ़ती जाएगी। अर्थात n का मान बढ़ते जाने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती है इसमें। तो ये संक्षिप्त में हो गया, नाभिक से दूरी कैसे होगी, कोषों की संख्या बढ़ने पर। कोषों की संख्या या मुख्य, अभी आप इसको मुख्य क्वांटम संख्या समझ सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर नाभिक से दूरी भी बढ़ती है इसमें। ये संक्षिप्त में हो गया, ये आसान से हम इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये चौथा कोष है, n बराबर 4 है, तो स्वाभाविक है ये नाभिक से ज़्यादा दूरी पर है, और ये मान लो इसको समझने के लिए पहला कोष यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत ही नज़दीक में है, तो जितनी नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो क्वांटम संख्या का मान भी बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से हम एक दूसरी प्रकार के जानकारी दे सकते हैं या समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है। इसी को थोड़ा और अपन अगले विचार करते हैं। अपन इसमें तीसरे प्रकार की जानकारी है, जानकारी नंबर 3, इसी से तीसरी जानकारी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना भी हम कर सकते हैं, और ऊर्जा की गणना के लिए क्या सूत्र है, इसको हम लोग 11वीं में अलग से टॉपिक में इसको पूरा व्यंजक व्युत्पन्न किए हैं। तो उसके लिए क्या सूत्र है, देखिए, एनर्जी जिसको अपन ऊर्जा कहते हैं, कहाँ क्या है, n कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी, इसको अपन संक्षिप्त में En लिखते हैं, कितनी होती है, तो इसके सूत्र है -2 पाई स्क्वायर mz वर्ग e का घात 4।
और पूरे का बटा है n का वर्ग और नीचे में ही है h का वर्ग। एक बार समझ लें, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसके लिए क्या सूत्र है, तो यहाँ पर सूत्र है En लिखा है। तो n क्या चीज़ है, n कोष की ऊर्जा। अब n कोष माने हम कोई भी हो सकता है, प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, चतुर्थ कोष। किस कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी एनर्जी ऊर्जा कितनी होती है, ऋण में होती है। सूत्र है इसके लिए 2π² m z²e⁴ या e का घात 4 पूरे का बटा है n का वर्ग और नीचे में ही है h का वर्ग, जहाँ पर इस n का आशय है मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पर, या कोषों की संख्या। कोषों की संख्या जानकारी प्राप्त होती है अपन को मुख्य क्वांटम संख्या से। तो यहाँ पर मैं इसके जो संकेत प्रयोग हुए हैं उसको लिख रहा हूँ मैं। n स्मॉल n का मतलब यहाँ पर कोषों की संख्या। h स्मॉल h है, इसको अपन कहते हैं प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक एक स्थिरांक है और इसका यदि आंकिक मान कहूँ मैं तो 6.626 गुणित 10 का घात ऋण 34 किलोग्राम, यहाँ पर केजी है, मीटर का घात 2 जिसको मीटर का वर्ग कहते हैं, और सेकेंड यहाँ पर s का घात ऋण 1 इसको कहते हैं प्रति सेकेंड। इसका आंकिक मान होता है 6.626 गुणित 10 का घात ऋण 34 किलोग्राम मीटर का वर्ग सेकंड का घात ऋण 1। आइए इसमें और कुछ संकेत हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करें। यहाँ पर E लिखा हुआ है, E का आशय है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको मैं ऊपर तरफ लिख रहा हूँ, E यानी आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का है पूरा। इसका मान यदि अपन अलग से देखेंगे आंकिक मान तो ये है 1.60 गुणित 10 का घात ऋण 19 कूलाम। C का मतलब कूलाम है आवेश के लिए। उसी प्रकार से m का आशय क्या है, m का आशय है इलेक्ट्रॉन की संहति। इसको मिटा रहा हूं मैं बीच वाले को। m अर्थात मास, जिसको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहते हैं। हमने कक्षा 11वीं से इसको पढ़ते आ रहे हैं अपन। उसमें क्या क्या द्रव्यमान होते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसको अपन तो लिखने का प्रयास करें। 9.1 गुणित 10 का घात ऋण 34 किलोग्राम, सॉरी एक मिनट, ये ऋण 31 होगा, ऋण 31 किलोग्राम। यदि इसी को ग्राम में लिखते हैं तो ऋण 28 ग्राम हो जाएगा। अभी इसमें मान अपन रखेंगे जेट क्या है, परमाणु क्रमांक। जेट यहाँ पर लिखें परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर को जेट के द्वारा व्यक्त किया जाते हैं। तो ये पाई सब जानते हैं, जिसका आंकिक मान 3.14 होता है, जिसको 22/7 कहते हैं। n क्या चीज़ है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम अभी कोष की संख्या बोल रहे हैं। प्रथम कोष में है तो n बराबर 1 का वर्ग। ऐसे सभी मान को रखेंगे अपन तो हमको कुछ मान मिलेंगे आंकिक मान, और वही उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी दूसरे कोष में है तो यहाँ पर 2 का वर्ग लिखेंगे, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन है तो 3 का वर्ग। बाकी तो जो आंकिक मान है क्रमशः जिस प्रकार से हम इसको आंकिक मान ज्ञात है अपन को उसको रख सकते हैं इसमें, और उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे तो हमको अलग अलग मान मिलेगा, और भी सभी मान ऋणात्मक मान मिलेंगे। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं इसमें। और हमको एक सार और मिलेगा, जितना ज़्यादा नाभिक से दूरी बढ़ेगी उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। जैसे प्रथम कोष में तो कम ऊर्जा होगी, द्वितीय कोष में तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, तृतीय कोष की ऊर्जा और बढ़ेगी, चतुर्थ कोष की ऊर्जा और बढ़ेगी। जितने आप क्रमशः बढ़ते जाएंगे, आंकिक मान जब रखेंगे तो हमको समझ आते जाएगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है।
तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 जानकारियाँ, इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से कितनी दूरी है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, जिस इलेक्ट्रॉन की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी ऊर्जा कितनी होगी। ये 3 मुख्य जानकारी हमको प्रदान करती है मुख्य क्वांटम संख्या। अब आगे चलें अपन दूसरे प्रकार क्वांटम संख्या, दूसरा जिसे हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या इसे संकेत में अपन स्मॉल एल के द्वारा व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहते हैं। उसके आगे एक स्टेप चले अपन, इसे क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। जानकारियां, तो जानकारियों को प्राप्त करने के पहले हम थोड़ा सा देखें अपन, ये जो एल बोल रहे हैं अपन, इसका जो मान है वह एन के मान पर निर्भर करता है। इसको पहले समझ लें अपन, उसके बाद फिर लिखें जानकारी। एल अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान या एल का मान एन अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। अर्थात इसका आशय हुआ बिना एन के ज्ञात मान के ज्ञात के हम एल का मान ज्ञात नहीं कर सकते, उसके लिए हमको डिपेंड होना पड़ेगा। और इसका सूत्र क्या क्या है पर समझ लीजिए। एल का संभावित मान, क्या क्या मान हो सकते हैं एल के, इसको मैं यहाँ पर एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसकी जानकारी के लिए पहला जानकारी उपकोषों की संख्या। कौन से उपकोषों की, कौन से कोष में कितने उपकोष हैं। किसी कोष में उपकोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या पहली जानकारी है कि किसी भी कोष में कितने उपकोष हैं, ये हमको बताएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इसके लिए हम पर जानेंगे इसमें एल का संभावित मान, माने एल का जो मान ज्ञात होगा वह उपकोषों की संख्या को बताएगा। अब कैसे सूत्र है इसका, देखिए यहाँ पर सूत्र एल का संभावित मान, इसके सूत्र हैं 0 से n-1 तक, ये n-1 है। यदि आप मान को रखेंगे पहला मान, अर्थात सूत्र हो गया एल के संभावित मान माने क्या क्या हो सकते हैं उसमें। मैं यहाँ पर क्रमशः लिख रहा हूँ, यदि n बराबर 1 हो अर्थात पहले कोष हो तो l बराबर सूत्र रखिए यहाँ पर 0 से n के जगह में मान लिखें 1। अब पहले से सूत्र में है 1 तो 1-1 इस प्रकार से हो गया तक। और इसी को हल करेंगे तो सूत्र मिलेगा अपन को l बराबर 0 से 1-1 अर्थात 0, 0 से 0 तक। और 0 से 0 तक कौन कौन से अंक आते हैं, तो केवल एक ही अंक आता है 0, अर्थात एक मान मिला। जो 0 का मतलब ये न समझें कि एक भी नहीं, इसका मतलब है ये 0 एक मान है, अर्थात यहाँ पर एक मान प्राप्त हुआ। और एक मान का आशय है यहाँ पर एक उपकोष है, एक यहाँ पर मान का सीधा आशय उपकोष, एक उपकोष रहेगा और उस मान, उसका नाम है एल का मान 0 है। तो सीधा सीधा आशय हो गया प्रथम कोष होगा, ये n बराबर 1 है, प्रथम कोष में केवल एक ही उपकोष है। और इसको हम किस प्रकार समझेंगे, इसी को आगे यहाँ पर मैं एक साइड में लिखते जा रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा लाइनिंग लिख लेंगे इसमें। देखिए
यहाँ पर मैं एल का मान लिख रहा हूँ, अलग से है, आप लोग भी इस प्रकार से कॉपी में साइड में नोट कर लेंगे। एल का मान है और ये उपकोष है। तो पहला मान मिला अपन को एल का मान 0। देखिए यहाँ पर रख रहा हूँ मैं एल का मान 0, अर्थात इसका आशय है एस उपकोष। कुल मिलाकर 4 उपकोष होते हैं, उनमें से एस उपकोष को बताता है। अगला इसी प्रकार से क्रम से रखें, n बराबर 2 लिखिए कॉपी में अपने n बराबर 2 लिख के देखें तो यहाँ पर भी n के जगह में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 2 ऋण 1 अर्थात क्या होगा उत्तर 1। 0 से 2 माइनस 1 अर्थात 0 से 1, और 0 से 1 तक कौन कौन सा अंक आते हैं उसको लिखेंगे अपन। तो क्या क्या अंक आएगा, 0 से 1 तक 0 भी आएगा और 1 आएगा, अर्थात कितने मान प्राप्त है अपन को, 2 मान। यहाँ पर मैं 2 मान लिख रहा हूँ, इसमें ये 2 मान प्राप्त होंगे, अर्थात 2 उपकोष हैं इसमें, सीधा सीधा आशय हो गया। इसको मैं थोड़ा समझने की ऐसा लिखता हूँ, इसमें इसका मुख्य आशय हो गया, 2 मान मिल रहा है, अर्थात n बराबर 2 होगा तो l के 2 मान हैं, वो है l बराबर 0 भी है और l बराबर 1 भी है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग ये समझ रहे हैं l का मान 0 यानी s उपकोष, और l बराबर 1 यहाँ पर दूसरा मान मिला अपन को अलग से, इसका आशय होता है p उपकोष, अर्थात दूसरे कोष में 2 उपकोष हैं, s भी है और p भी है इसमें। इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको ध्यान समझेंगे आप लोग। पहला कोष था n बराबर 1 तो केवल l बराबर 0 मिला था, अर्थात s उपकोष था वो। दूसरे कोष में हम आए हैं अभी n बराबर 2 में, तो यहाँ पर l का मान 0 है, दूसरे कोष में l का मान 0 अर्थात s उपकोष, और l बराबर 1 भी है, और l बराबर 1 का आशय होता है यहाँ पर p। इस प्रकार से हमको 2 उपकोष मिले, तो दूसरे कोष में 2 उपकोष। इस प्रकार से n के जगह में हम या n का मान 3 रख के देखते हैं अपन, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर सूत्र रखिए, n के जगह में केवल चेंज कीजिए, 3 कर दीजिए, तो सूत्र मिलेगा 0 से 3 माइनस 1 का आशय हो गया 2, 0 से 2 तक। और 0 से 2 तक कौन कौन से मान होंगे, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, अर्थात 1 मान, 2 मान, 3 मान प्राप्त हो रहे हैं। इसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर 3 मान प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात 3 उपकोष हैं उसमें टोटल। इसी को थोड़ा और आगे बढ़े अपन, l का मान 0, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n बराबर 3 के लिए तीसरे कोष में 3 उपकोष हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से लिखते हो तो लिखते हैं अपन तीसरे कोष में l का मान 0 है, इसका मतलब है s उपकोष है। l का मान 1 है तो यहाँ पर लिखें l बराबर 1 का मतलब p उपकोष, तीसरे में ही p उपकोष हैं, और l बराबर 2 का आशय है d उपकोष, l बराबर 2 अर्थात d उपकोष, तो तीसरे में ही d भी है। इसीलिए हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसी क्रम से लिखते हैं, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 3d, ऐसे क्रम से चलता है। आगे एक और लिख के देखते हैं अपन, n बराबर 4 लिख के, अर्थात चौथे कोष की चर्चा करें अपन। तो चौथे कोष में आएंगे तो सूत्र हो जाएगा 0 से 4 माइनस 1 तक, तो 0 से 4 माइनस 1 का आशय हो गया 3 तक, और 0 से 3 तक कौन कौन से अंक आएंगे उसको थोड़ा लिखने का प्रयास करें अपन। तो 0 से 3 तक चलिए आगे, 0, 1, 2 और 3, तो कितने मान मिले, पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4, कुल मिलाकर के 4 मान प्राप्त हो रहे हैं इसमें। और 4 मान हमको क्या बताता है कि चौथे कोष में 4 उपकोष हैं, ये बताने जा रहा है इसमें। तो चौथा यहाँ पर देखिए l बराबर 0 आया, इसको मैं पुनः थोड़ा समझने के लिए आपके अलग से इसको लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर चौथे कोष की चर्चा कर रहा हूँ, चौथे कोष। तो चौथे कोष में l बराबर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है s। l बराबर 1 भी है, तो चौथे कोष में l का मतलब 1 का मतलब हो गया है p, और इसी चौथे कोष में देख सकते हैं आप यहाँ पर l का मान 2 भी आया, और l का मान 2 का आशय हो गया d से, चौथे में d भी है, और आखिरी में l बराबर 3 भी है, यहाँ पर अगला मान है 3, तो ये f उपकोष को बताता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 उपकोष हैं इसमें, उपकोषों की संख्या।
तो यहाँ पर चौथे में ही एफ भी है इसमें। इसी क्रम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो लिखने का जो तरीका होता है इसी प्रकार से लिखा जाता है। 1s मैं जिसे लिखा हूँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर आगे चौथे में 4s 4p 4d और 4f। तो क्यों होता है? क्योंकि क्वांटम संख्या हमको द्विगंशी क्वांटम संख्या बता रहा है कि कौन से कोष में कितने उपकोष होंगे। तो और सार में आप समझ सकते हैं कि जितने कोष होते हैं उतना ही उपकोष होता है। ये देखिए, पहला कोष में केवल एक ही उपकोष है S, दूसरे में दोनों है S भी और P भी, तीसरा की बात करेंगे कोष में S P D तीनों के उपकोष हैं, और चौथा में S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। इसमें 4 प्रकार के उपकोष हमको यहाँ से प्राप्त होंगे इसमें। तो पहला यहाँ पर हमको समझ आया इसमें कि जितने कोषों की संख्या होती है उतनी ही उपकोषों की संख्या होती है। नाम उसके अलग अलग हैं, S उपकोष, P उपकोष, D और F उपकोष। अर्थात कोष के अंदर में भी, जैसे हम लोग समझते हैं थोड़ी सी बात, कमरा के अंदर कमरा, वैसा ही कोष तो है ही है, चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग जिसके बारे में हम समझ चुके हैं पूर्व कालखंड में। उसके अंदर में भी और छोटे छोटे भाग हैं, इसको यहाँ पर क्या कहा गया है? उपकोष कहते हैं। और ये 4 ही नाम है इसके, नाम S P D और F। इसको स्मॉल लेटर में ऐसा लिखा जाता है। इसके आशय को भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो S लिखा हुआ है, P लिखा है, D लिखा है और F लिखा है, इसकी आकृति के आधार पर समझेंगे इसको। तो इसको थोड़ा सा अपन अगला टॉपिक लिखते हैं इसमें, दूसरा जानकारी नंबर 2। दूसरी जानकारी क्या है? तो उपकोष की आकृति, उपकोष की आकृति, इसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो उपकोष की आकृति क्या क्या होती है थोड़ा अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो S उपकोष की आकृति होती है गोलाकार, अर्थात L का मान यदि 0 हो जाए तो उस स्थिति में आकृति गोलाकार होती है, अर्थात S उपकोष की आकृति गोलाकार। P उपकोष अर्थात L का मान 1 है, तो यहाँ पर उपकोष का नाम है P उपकोष। तो इसकी आकृति होती है डंबल के आकार की, जिसको अपन डमरू कहते हैं। इस प्रकार से ऐसा ये गोलाकार हो गया। और तीसरा है D, ये डबल डमरू, जिसको द्वि डमरू कहते हैं अपन, द्वि डंबल, माने 2 डंबल की आकृति के पाए जाते हैं आकृति। और F की जो आकृति होती है मुख्यतः यह जटिल प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं उनकी आकृति। और यहाँ पर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें, S P और D और F का आशय क्या होता है, इसको इसी शब्द से क्यों लिखा गया इसमें। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या से हमें उपकोषों की आकृति की जानकारी भी प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर S की आकृति गोलाकार, P की आकृति डंबल के आकार का और D की आकृति डबल डंबल, अर्थात 2 डंबल बनाएंगे। ये समझने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं, इस प्रकार से हम ऐसा बना सकते हैं। ऐसे 2 अलग अलग दिशाओं में, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। माने कि साथ में 2 डंबल रहेंगे इसमें, और वो भी अलग अलग है, उसके सिचुएशन के आधार पर उसको समझ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये S का आशय क्या है इसमें, थोड़ा इसको देख लीजिए। S का आशय यहाँ पर शार्प, SHARP, और यहाँ पर P का जो आशय है उसका है प्रिंसिपल, और D का आशय यहाँ पर डिफ्यूज्ड, और F यहाँ पर जो संकेत लिखे गए हैं इसमें, इसका आशय फंडामेंटल, इसीलिए यहाँ पर S, P, D और F का प्रयोग किया गया इसमें। तो ये हो गया यहाँ पर उनके आकृति संबंधित। आगे एक और मुख्य इससे जानकारी लेंगे, कोणीय संवेग की जानकारी।
तीसरी जानकारी द्विगंशी क्वांटम संख्या से, इसको मिटा रहा हूँ। तीसरी जानकारी इसी के सहायता से द्विगंशी क्वांटम संख्या कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है। कि कोणीय संवेग क्या है पर समझ लीजिए। स माने संहति, सब जानते हैं संवेग का मतलब, इसको संहति गुणित वेग। संहति का आशय होता है m और वेग का आशय होता है v। और कोणीय का मतलब एक निश्चित कोण, जैसे यहाँ पर हम अभी परमाणु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये नाभिक है, यहाँ से एक निश्चित दूरी पर अर्थात त्रिज्या इसकी निश्चित है, और यहाँ पर इस प्रकार से जब चक्कर लगाएगा इस वृत्ताकार पथ में, इसको कोष कहते हैं, तो यहाँ पर इसके शब्द होता है कोणीय शब्द होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इसका रेडियस निश्चित है, त्रिज्या निश्चित है r, तो ये हो गया कोणीय संवेग। तो इसके लिए क्या सूत्र है, इसके लिए फार्मूला है √/वर्गमूल l + 1। एक बार पुनः सुन लें, वर्गमूल l स्मॉल l और कोष्टक में है l + 1, जहाँ पर इस l का आशय है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और आगे है गुणा है h के साथ h/2π, ये अलग है इसके साथ में, और यहाँ पर l का मान यदि रखेंगे तो हमको अलग अलग मान मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी लिखे थे l का मान 0, 1, 2, 3 इतने ही मान होते हैं, जो क्रमशः s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और f उपकोष बताता है। एक मान केवल लिख के देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। यदि l का मान 0 लिखें यहाँ पर, तो l का मान 0 लिखेंगे तो क्या होगा, यदि l बराबर 0 हो तो mvr अर्थात कोणीय संवेग का मान, सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, मान को केवल लिख के देखें, 0 हो गया l का मान, यहाँ पर भी 0 + 1 गुणित h/2π, जहाँ पर इस h का मतलब प्लांक स्थिरांक है। हल करेंगे तो 0 - 1 = 1 और 1 × 0 = 0, 0 का वर्गमूल भी 0 और 0 गुणित h/2π। तो किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर भी कितना आएगा, 0 आएगा। अर्थात s उपकोष के लिए कोणीय संवेग का मान 0 आएगा। इसी प्रकार से p उपकोष के निकालेंगे तो l का मान 1 लिख के देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हमको इस प्रकार से अलग से मान प्राप्त होंगे। उसको मैं एक ठो मान लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप बेशक क्रम से आगे बढ़ेंगे। l बराबर 1 लिख के देखें तो यहाँ पर क्या होगा, सूत्र में केवल l के जगह में मान को चेंज करें इस प्रकार से, जहाँ जहाँ l लिखा है, l का आशय है द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पर हल करोगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को, l + 1, तो ये हो गया यहाँ पर 1 और 1 2, 2 1 कम 2, वर्गमूल 2, यहाँ पर इसको लिखूंगा तो मैं हो गया ये वर्गमूल 2 × h/2π। इसको और हल करें तो और आगे बढ़ेगा वर्गमूल 2 का मान। मैं केवल अभी सांकेतिक रूप से लिख रहा हूँ कि वर्गमूल 2 × h/2π होगा, अर्थात वह p उपकोष के लिए होगा। यदि l का मान 1 लिख रहा हूँ तो ऐसे क्रम से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के मान प्राप्त होते जाएंगे। इस प्रकार से हम इस द्विगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से हम उसके कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक संक्षिप्त में यहाँ पर, संक्षिप्त में चौथा, चारों उपकोष की ऊर्जा के आधार पर S, P, D और F, इसमें F की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, अर्थात L का मान बढ़ते जाएगा तो उसकी ऊर्जा का मान भी बढ़ते जाता है। अर्थात S का मान 0, P का मान 1, D का मान 2, F का मान 3, इसी क्रम से ऊर्जा का मान भी बढ़ते जाता है। ये चौथी जानकारी हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। आज हमने इस कालखंड के अंतर्गत यहाँ पर क्वांटम संख्याओं के परिभाषा और मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे के कालखंड में हम चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या संबंधित कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।